केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपना जो नया लेसन है भूकंप एवं ज्वालामुखी अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। अब पहले ये देखेंगे जो भूकंप है या अर्थक्वेक है, इस चैप्टर के एक्चुअली में अपन दो भाग कर सकते हैं। पहला जो पार्ट होगा वो भूकंप के ऊपर होगा, भूकंप का अर्थ क्या होता है, भूकंप का जो प्रभाव है वो कितने रूपों में अपन को देखने को मिलता है, भूकंप के क्या क्या कारण होंगे और विश्व में ऐसे कौन कौन से एरियाज़ है, क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना है वो ज़्यादा होती है, और भूकंपों के जो अलग अलग प्रकार है उसको भी अपन इस चैप्टर के माध्यम से जो क्लियर है वो करने की कोशिश करेंगे। तो अभी अपन ये जो चैप्टर है इसमें देखो, सामान्य सा सबको ये पता है कि भूकंप क्या चीज़ होती है। एक ऐसी विनाशकारी घटना होती है जो मनुष्य का हृदय है देखकर ही दहल जाता है। अब इतनी जो हृदय विदारक, हृदय विनाशक जिसको अपन बोल सकते हैं कि प्राकृतिक जो घटना है वो भूकंप है। अब सामान्य रूप से तो यही है कि एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है भूकंप। अब भूकंप अपन देखते हैं कि जब भूकंप आता है तो उसका एक कंपन होता है, एक झटका होता है, वो अपन को महसूस होता है। अब उस एक कंपन से जो पृथ्वी के ऊपर भूदृश्य हैं, चाहे वो मानव निर्मित हैं या प्राकृतिक भी जो ऊंचावश है स्थला करते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कभी कभार भूकंप से स्थलाकृतियों का निर्माण भी हो सकता है और कभी कभार बनी बनाई स्थलाकृति है, चाहे वो मानव निर्मित है या जो प्राकृतिक स्थलाकृति है, वो धराशायी भी हो सकती है, उसका विनाश भी हो सकता है। ये सब भूकंप है, उसके प्रभाव है वो मानव के सामने है। वो भूकंप जाने के बाद मनुष्य को उसका सामना करना पड़ता है। अब बात है कि भूकंप क्या है, एक सामान्य सा अर्थ इसका लिया जाएगा कि भूकंप क्या चीज़ है। तो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है। ये तो है ही है। अब भूकंप वह प्राकृतिक घटना होती है जिसके द्वारा भूपटल में हलचल पैदा हो जाती है, एक प्रकार का मूवमेंट होता है वो शुरू हो जाता है। यानी कहने का मतलब होती है कि भूकंप वह प्राकृतिक घटना या आपदा होती है जो भूपटल में हलचल पैदा कर देती है तथा कंपन होने लगता है। यानी जो भूपटल होगा हलचल पैदा हो जाती है, और जब हलचल पैदा होती है तो उससे किसकी उत्पत्ति होती है? कंपन की उत्पत्ति होती है। और यही जो कंपन होगा उसी को अपन भूकंप के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? यानी कहने का मतलब होगा कि भूकंप वह प्राकृतिक घटना होती है जिससे भूपटल में हलचल पैदा हो जाती है और जिससे कंपन होगा, और उसी कंपन को अपन भूकंप है वो मानते हैं। एक प्रकार का वाइब्रेट होता है। अब ये इसके जो भूकंप है उसके घटित होने का जो समय है वो इतना कम होता है कि मनुष्य के लिए उसका पूर्वानुमान अपन जो कहते हैं ना, प्रेडिक्शन, वैसे आज की तारीख में अपन कह सकते हैं कि बहुत सारे जो वैज्ञानिक जो दौर है उसमें बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिसका निर्माण हो चुका है, जिससे कुछ हद तक, पूर्ण रूप से अपन ने इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हद तक पूर्वानुमान इसका लगाना संभव हो सका है। कुछ हद तक, पूर्ण रूप से नहीं, कुछ हद तक। लेकिन फिर भी अपन कहते हैं कि उन सब को के सामने जो भूकंप है, भूकंप के सामने वो जो भविष्यवाणी वगैरह का जो एक प्रकार का जो पूर्वानुमान जो लगाया जाता है इस भूकंप के विषय में,
वो धराशायी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है और कुछ ही क्षणों के अंदर जो इत्तला करती हैं उसका विनाश कर देती है। तो एक प्रकार से एक बहुत ही अपन कहते हैं विनाशकारी जो प्राकृतिक आपदा है उस पर माना जाएगा तो वो भूकंप है, उसको सबसे प्रमुख रूप में माना जाएगा। अब एक प्रकार से तो यही है कि भूपटल में अचानक जो कंपन पैदा होता है और उस कंपन से ही क्या होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब भूकंप क्यों और भूकंप के लिए कौन कौन से कारक हैं, जैसे अपन कहते हैं कि भूकंप जो विज्ञान है सिस्मोलॉजी है भूकंप का, जिसमें अध्ययन किया जाएगा तो उसको अपन सिस्मोलॉजी बोलेंगे। तो अलग अलग 3 प्रकार की जो अपने बोले तरंगे होती है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे होती है और धरातलीय तरंगे। उसकी वजह से जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसके अंदर हलचल होती है और उसी वजह से क्या होगा, कंपन होगा और उसी वजह से किसकी उत्पत्ति होती है, भूकंपों की उत्पत्ति है वो होती है। उस चीज़ की अपने चर्चा पहले की थी तरंगों की वगैरह। अब अपन जो ये बात करेंगे सामान्य रूप से इसका अर्थ है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब देखिए एक तो ये सामान्य सा इसका अर्थ हो गया भूकंप का। अब अपन एक देखते हैं कि पृथ्वी है उसमें जो हलचल होती है, इससे पहले अपने एक पढ़ा था भू हलचल, जो अर्थ मूवमेंट वाला जो टॉपिक था उसको पढ़ा था। तो अंतर्जातीय बल और बाह्य जातीय बल, एंडोजेनेटिक फोर्स तथा एक्सोजेनेटिक जो फोर्स थे वो अपने पढ़े थे अलग अलग। तो ये जो अंतर्जातीय तथा जो बाह्य जातीय बल होते हैं के कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो ये दोनों प्रकार के बल थे, एक्सोजेनेटिक फोर्स तथा एंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जातीय बल तथा बाह्य जातीय बल थे, उससे पृथ्वी का जो भूपटल है उसके अंदर कंपन होता है। अब देखिए एक बल तो ऐसा होता है जो भूभागों का निर्माण करेगा, जैसे अपन कहते हैं कि अंतर्जातीय बल है वो पर्वत पठार वगैरह का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो बाह्य जातीय बल है उसको समतलीकरण का कार्य करेगा। तो जब एक से निर्माण हो रहा है दूसरा उसको समतल कर रहा है तो असंतुलन हो रहा है। और वास्तव में अपन देखिए कि जो भू संतुलन है उसमें अव्यवस्था का होना ही भूकंप का मुख्य कारण माना जाएगा, क्योंकि जो संतुलन है तब तो क्या होगा, भूकंप नहीं आएगा। लेकिन जब क्या उसके अंदर असंतुलन हो जाएगा, एक ऊपर उठ रहा है उसके बाद उसके वापस समतलीकरण का कार्य हो रहा है, तो अव्यवस्था जो उत्पन्न हो रही है भू पटल पे, उसकी वजह से अपन कहते हैं ये जो भूकंप है उसकी उत्पत्ति होती है। तो जब किसी बाह्य तथा अंतर्जातीय कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन पैदा होता है तो उसको अपन क्या मानते हैं, भूकंप मानते हैं। देखिए बस ये ध्यान रखना, यानी जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है तथा जो एंडोजेनेटिक फोर्स है उसके द्वारा पृथ्वी का जो भूपटल है यानी पृथ्वी का जो धरातल है उसके अंदर जो कंपन होता है, वाइब्रेट होता है, उसी को अपन अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के रूप में उसको अपन जानते हैं। ये एक प्रकार से इस प्रकार की एक डेफिनेशन बन जाएगी कि भूकंप क्या होगा। तो बाह्य तथा अंतर्जातीय बल के द्वारा पृथ्वी के भूपटल में जो कंपन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, भूकंप बोलेंगे। अब कैसे होगा तो इसको थोड़ा उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं। जैसे अपने कोई स्थिर जलीय भाग है, जैसे अपन कहते हैं एक तालाब होता है, नदी नहीं तालाब हो सकती है, झील वगैरह होती है, उसका जो पानी है वो एक प्रकार का शांत पानी होता है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। जब उस शांत पानी के अंदर एक छोटा सा आप पत्थर गिराते हैं, जैसे ये पानी है, शांत भाग था, यहाँ पे आपने पत्थर मारा कहीं पे भी, ठीक है ना, ये पत्थर का टुकड़ा लिया छोटा सा, आपने इसको मारा तो यहाँ से धीरे धीरे ऐसे रिंग निकलेगी, ऐसे ये
क्यों? पत्थर मारा तो उससे क्या है, क्षैतिज रूप में ऐसे गोलाकार क्या होती है, लहरें निकलती है बाहर की तरफ। तो जब शांत जल में हम पत्थर के को मारोगे तो उससे जो चारों तरफ जो गोलाकार रिंग निकलती है, तो और कहाँ से निकलेगी वो रिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके केंद्रीय भाग से निकल, जहाँ से आपने पत्थर को गिराया था वहीं से वो लहरें क्या होगी, चारों तरफ क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। और दूसरी उनकी लहरों की विशेषता होती है, जैसे ये केंद्रीय भाग है, यहाँ से पत्थर मारा तो यहाँ से ये लहरें क्या हो जाएगी, दूर होती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ये केंद्र से दूर जाएगी, उसकी कहने का मतलब दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो उसकी जो तीव्रता होती है यानी यहां पे अगर आपने ये पूरा का पूरा पानी था, इस पानी में आपने पत्थर मारा ये, तो यहां से ये जो लहर है वो गोलाकार रूप में फैलेगी। अब एक तो क्या है, केंद्र से बाहर की ओर जाएगी, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो उसकी तीव्रता क्या होती जाएगी, जो लेयर है उसकी जो रिंग है, वेव्स होती है, किरण लहरें होती है, वो क्या होती जाएगी, उसकी तीव्रता होती है वो कम होती जाती है। और उसी प्रकार भूकंपीय तरंगों की भी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब देखिए ये तो अपने एक पानी वाला उदाहरण लिया, अब पृथ्वी का आंतरिक भाग है, वहां पे भी अपन देखते हैं तो ये केंद्रीय भाग होता है। अब इससे जैसे मान लें कि लहरें उत्पन्न हो रही है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो ये ऐसे फैलेगी ऐसे ये। अब जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाओगे तो उसकी जो तीव्रता होगी क्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जहाँ से कहने का मतलब क्या होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसको अपन भूकंप मूल बोलते हैं। और वो जहाँ से भूकंप की क्या होगी, उत्पत्ति होगी, उसको भूकंप मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये, यानी जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको अपन भूकंप मूल बोलेंगे। तो जैसे ये भूकंप मूल था, ठीक है, यहाँ से, अब यहाँ से जैसे जैसे लहरें हैं फैल जाएगी, जैसे पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, ठीक है ना, और जो एल तरंगे हैं वो तो प्रतल के ऊपरी भाग में चलेगी। तो अब दूसरी बात है कि ये जो लहरें होगी, ये जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसकी तीव्रता कम होती जाएगी। इसीलिए अपन देखते हैं कि केंद्रीय भाग होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, वहाँ पे विनाश की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे जैसे दूर जाती है उसकी जो भूकंप की जो नुकसान है, उसकी जो किरणें हैं, उसका जो वेग होगा क्या होता है, जैसे कम हो जाएगा तो संभावना कम होगी। और भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको भूकंप, और जहाँ पर सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाएगा तो भूकंप मूल से जस्ट 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके ऊपर सबसे पहले भूकंप, यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है, लेकिन सबसे पहले जो भूकंप अनुभव किया जाएगा वो अधि केंद्र पे किया जाता है। और ये अधि केंद्र होता है भूकंप मूल के कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। तो ये जिस तरह से एक पानी से उसका अपन उदाहरण, उसी तरह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लहरें चलती है वो क्षैतिज रूप में चलेगी। किस रूप में चलेगी, क्योंकि ये धरातलीय भाग तो ऐसे है, तो जैसे यहाँ से आप फैलोगे तो ये किरणें इस तरह से क्या होती जाएगी, फैलती जाएगी। अब देखिए ये तो अपने उसको समझा। अब ये जो भूकंप का जो प्रभाव होता है वो दो रूपों में देखने को मिलेगा। अब दो रूपों में कैसे, यानी भूकंप का जो प्रभाव है वो दो रूपों में देखने को मिलेगा। पहला मिलता है क्षैतिज प्रभाव, दूसरा मिलता है लंबवत। अब देखिए जैसे अभी ये जो अपने प्रभाव देखा कि केंद्रीय भाग से जो लहरें हैं गोलाकार रूप में क्या होगी, बाहर की ओर फैलती जाती है, तो वो जो प्रभाव होगा भूकंप का उसको अपन क्या बोलते हैं, वो क्षैतिज प्रभाव का उदाहरण होगा, यानी हॉरिजॉन्टल इफेक्ट है वो माना जाएगा। अब दूसरा क्या होगा, जो उसका जो वर्टिकल जो इफेक्ट होता है अर्थक्वेक का, वो इस रूप में होगा कि जब अत्यधिक, देखो इसमें तो इसमें भी तीव्रता होती है भूकंप में, तभी जाके उसको अपन लेके इतना जो बड़ा स्थलीय भाग है उसके अंदर नुकसान की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन क्षैतिज
प्रभाव के मुकाबले में जो लंबवत प्रभाव होता है, यानी जो हॉरिजॉन्टल के मुकाबले में जो वर्टिकल इफेक्ट होगा, उसमें क्या होती है, उसकी तीव्रता और भी ज़्यादा होती है। तो जब तीव्रता ज़्यादा होती है क्षैतिज के मुकाबले में, तो जो स्थलीय भाग होता है वो ऊपर नीचे क्या हो जाता है, धसाव शुरू हो जाता है। एक तो क्या होगा, स्थलीय भाग इस तरह से हो रहा है, जैसे ये क्षैतिज प्रभाव है तो ये इस तरह फैला हो रहा है उसका, ठीक है ना। जब क्या होगा, इसका प्रभाव ज़्यादा होता है भूकंप का, तो वो ऊपर नीचे की ओर धसाव होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या तो ऊपर हो जाएगा और ये अप और ये डाउन हो जाएगा। तो ये ऊपरी भाग और ये, तो जब क्या होगा, भूकंप की तीव्रता वो ज़्यादा होगी तो धरातलीय भाग में जो धसाव है वो ऊपर तथा नीचे की ओर हो जाता है। या तो वो ऊपर भी उठ सकता है या वो नीचे भी धस सकता है, क्योंकि भूकंप ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता है। वो जब भूकंप आगे आकर चला जाता है उसके बाद जो भूदृश्य होता है उसको देकर ये अनुमान लगाया जाता है कि वो भूभाग ऊपर है या नीचे की ओर है। तो कुल मिलाकर ये है कि जब अत्यधिक तीव्रता होती है तो धरातलीय भाग है वो ऊपर नीचे की ओर भी जा सकता है। और भूकंप का ये जो रूप होता है, ये वर्टिकल वाला, वो हॉरिजॉन्टल से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कहने का मतलब जो भूभाग ऊपर नीचे ऊपर उठता है, जैसे अपन देखते हैं आज की तारीख के अंदर वो जो मंजिली इमारतें हैं वो वर्टिकल रूप में बनी होती है। अगर मान लिया कि वहाँ पे भूकंप आ जाएगा तो उससे वहाँ पे जो धरातलीय भाग है उससे जो लहरें उठेगी उस धरातलीय भाग से, उससे जो नुकसान होगा वो जो होगा वो इसका प्रभाव है वो माना जाएगा लंबवत रूप में होगा, ठीक है ना। तो लंबवत प्रभाव होगा भूकंप का, वो ज़्यादा खतरनाक होता है किसके मुकाबले में, क्षैतिज के मुकाबले में। अब देखिए भूकंप का जो सामान्य कारण माना जाएगा, तो भूकंप का सामान्य कारण तो एक ही है कि जो भू संतुलन होता है उसमें अव्यवस्था होना ही क्या है, भूकंप है। यानी जो भू संतुलन था, आइसोस्टेसिस जिसको अपने पढ़ा था, भू संतुलन का जो सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस, तो क्या होता है कि धरातलीय जो भाग है इस्ला करती है, उसमें अव्यवस्था का उत्पन्न होना, यानी जो इस्ला करती होती है उसके अंदर असंतुलन का उत्पन्न होना ही भूकंप का कारण माना जाए मुख्य रूप से। क्योंकि सामान्य रूप से अगर संतुलित अवस्था में है तब तो भूकंप नहीं आएगा, लेकिन जो आंतरिक भाग है उसमें क्या होगा, ऊपर नीचे जो मूवमेंट होगा, हलचल होगी, ऊपर नीचे भी हो सकती है, दाएं बाएं भी हो सकती है, उस वजह से क्या होगा, भू संतुलन में क्या हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी। और वही अव्यवस्था होती है वो भूकंप की उत्पत्ति का मुख्य कारण है वो माना जाता है। और प्राय ये माना जाता है कि जो भूकंप है वह संतुलित तथा स्थिर भूभागों में नहीं आता। एक चीज ये होती है कि पहले ये माना जाता था कि जो भूगर्भिक दृष्टि से जो जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल होता है उसके आधार पर अपन देखते हैं कि जो प्राचीन भूभाग है, मतलब बहुत पहले भूभाग बना हुआ है, करोड़ों अरबों साल पहले, क्योंकि वो जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है उसके अंदर जो बहुत लंबी जो समय है उसका जो वर्गीकरण होता है वर्षों के अंदर, तो एक जो प्राचीन और स्थिर जो भूभाग होता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पे भूकंप आने की संभावना, सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जो स्थिर भूभाग होता है वहाँ पे भूकंप आने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। परंतु दो उदाहरण ऐसे देखने को मिलेंगे और दोनों ही वो भारत में, और भारत में महाराष्ट्र में। एक तो है कोयना का भूकंप और दूसरा है लातूर का भूकंप। 1967 और एक है लातूर का भूकंप 1993, महाराष्ट्र, इंडिया। इन दोनों भूकंपों ने इस थ्योरी को ही बदल कर रख दिया कि जो प्राचीन भूभाग है, स्थिर भूभाग है, वहाँ पे भूकंप नहीं आ सकता। क्योंकि अपन देखिए भारत का जो प्रायद्वीपीय भूभाग है वो जो भूगर्भिक दृष्टि से एक स्थिर तरह प्राचीन भूभाग माना जाता है, वहाँ पे भूकंप आने की संभावना कम होती है। लेकिन 1967 में कोयना का और 1993 में लातूर के जो भूकंप है, इन दोनों ने जो भूकंप वैज्ञानिक थे उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि जो प्राचीन भूभाग था वहाँ पर भी भूकंप आया। तो इन भूकंपों ने जो विचारधारा उसी को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भूभाग था वो एक प्रकार का स्थिर भूभाग था, और स्थिर भूभाग है वहाँ पे भी ऐसा विनाशकारी जो भूकंप उत्पन्न हुआ तो वो कैसे हो सकता है। अब भूकंप 1967 और 1993 में आ गया, लेकिन इस भूकंपों के बाद वहाँ का जो
अध्ययन किया गया, वहाँ की जो स्टडी है वो की गई, तो एक बात ये सामने आई है कि इन दोनों जगह पे जो भूकंप आया था वो भूगर्भिक जो हलचल थी उसकी वजह से तो थे ही था, लेकिन अब वो अस्थिरता क्यों हुई उसके पीछे का रीज़न ये है कि दोनों जगह पे बांध बने हुए और मानव निर्मित बांध, तो उससे क्या होगा, पानी का जो ऊपर का जो दबाव था पानी का उसकी वजह से जो नीचे वाली इस जो धरातलीय भाग था या जो शैलें थी उसके अंदर अस्थिरता हो गई और उसी अस्थिरता की वजह से ये दोनों भूकंप है वो आए हैं। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब जो पानी का दबाव था ऊपर से उसकी वजह से जो शैलें थी उसके अंदर क्या होगा, असंतुलन हो गया और उसकी असंतुलन की वजह से इस भूकंपों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई थी या भूकंप आए थे। तो इस प्रकार विभिन्न भूकंप क्षेत्रों में अध्ययन के आधार पर अपन भूकंप है उसके सामान्य कारण पढ़ेंगे, लेकिन कुल मिलाकर एक थ्योरी ये है कि जो सामान्य रूप से जो भूपटल है उसमें असंतुलन का उत्पन्न होना ही भूकंप का कारण है वो माना जाता है। तो अपनी जब लास्ट क्लास होगी तो उसको व्यवस्थित रूप से जो भूकंप के उत्पत्ति के जो कारण है उसको अपन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।